जय हिंद फौजी भाई, सभी दमदारी के साथ हमारे भाई जितने भी योद्धा एक बार दमदारी के साथ सेशन को पुनः ज्वाइन करेंगे। डेली रात 8 बजे से जो आपका महातांडव सेशन चलता है, इस सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से आपको ज्वाइन करना। फटाफट आइए मेरे साथियों, टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हेलो, एक बार दमदारी के साथ मेरे साथियों जुड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। कौन कौन भाई हमारे बीच में लाइव है दमदारी के साथ, सेशन फटाफट शेयर करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बेहतर है। चलिए जी, कौन क्या नाम है? रोशन कुमार जी, सुंदर चौहान जी, वेरी गुड। सागर गुर्जर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दमदारी के साथ क्लास को आपको ज्वाइन करना है। आर्मी, अग्निवीर, अदर कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी साथी दमदारी के साथ जुड़ेंगे। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, आप भी आर्मी की किसी भी शाखा की तैयारी करना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लिक करके, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए प्रत्येक क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, जय भीम भैया, खुश रहो। चलिए, राधे राधे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेल डन। आइए साथियों, देखिए आज हम बात करते हैं, आपको मालूम है कि डेली 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साथ ही साथ में साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के सेशन में भी रहने वाले हैं। आइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत दमदारी के साथ, बहुत, मैंने कल भी आपको समझाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन ये होने वाला है। इस सेशन को सभी साथी बहुत गजब तरीके से देखेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आंसर देना प्रारंभ करें। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। मतलब अब बात आ रही भारतीय संविधान की। हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन मेरे साथियों पॉलिटी से पढ़ेंगे। बहुत वेटेज रहता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यानी 1922 में किसने अपनी इच्छा जताई कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, और जो कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हमारा अपना एक संविधान होना चाहिए। 1922 में ये इच्छा किसने जताई? मैं तुमको पूरी एक सीरीज बता दे रहा हूं बाबू, उसको तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत कायदे में इस सीरीज को ध्यान रखना, अपने आप से चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत कायदे में समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें 1895 में, मेरे भाई दिमाग से समझना, 1895 में सबसे पहले मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद आए थे 1922 में किसने संविधान सभा की मांग की? इसके बाद आए थे महात्मा गांधी। मेरे भाई महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी ने कहा भाई जी भारत का अपना संविधान होना चाहिए, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी के बाद आए थे 1934 में अमर राव। कौन आए थे जी? ये आए थे तुम्हारे अमर राव। अमर राव ने कहा कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। इन लोगों ने अलग अलग सलाहें दी। इसके बाद में तुम्हारा कौन आया था? 1942 आया था, इसको बोलते हैं क्रिस्ट प्रस्ताव। इसके बाद क्रिस्ट प्रस्ताव के तहत भारतीय संविधान के गठन को जो है पारित किया गया। लेकिन मेरे साथियों इस समय जो विश्व युद्ध चल रहा था, इसके कारण इसका गठन नहीं हुआ, बाद में इसको स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में तुम्हारी आई थी कौन सी? बेबेल योजना। 1945 में तुम्हारी बेबेल योजना हुई थी। पूरी सीरीज को ध्यान रख लेना। 1945 में तुम्हारी बेबेल योजना आई थी कि बेबेल योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसको भी विफल कर दिया। इसके बाद आई थी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना या मंत्रिमंडल योजना। इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे और पेंथिक थे। इन सबके मैंने तुमको नाम बताया, तो क्रिस्ट भी तुम्हारा इसमें था। बात को समझ पा रहे? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो 1922 में देखिए किसके द्वारा है? महात्मा गांधी के द्वारा। एक बार दमदारी के साथ कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, रोहन कुमार, वेरी गुड। रोशन क्या नाम तुम्हारा? वेरी गुड, बहुत बेहतर है। इसी जज्बे के साथ क्लास लेना है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। मैं फिर खुला चैलेंज करता हूं आपके लिए, डेली रात 8 बजे तुमको जुड़ना है हमारे साथ में। बात को समझ पा रहे? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे बाबू। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी देख पा रहे हैं बहुत गजब तरीके से। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जितनी भी चीजें पढ़ी है सब क्वेश्चन आपके प्रॉपरली बनेंगे, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। कह रहा है कि 1924 ईस्वी में
1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? अब बात किसकी आ रही है? 1924 की। और मैंने अभी तुमको समझाया, फटाफट कमेंट करके मेरे सभी भाई बता देंगे 1924 में किसने मांग की। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1924 की तुमसे बात की गई मेरे भाई, 24 की बात की गई, 24 की। देखिए एमआर राव तो तुम्हारे 1934 में चले गए, ये मैंने तुमको समझाया। महात्मा गांधी 1922 में चले गए, तो बचा कौन है? मोतीलाल नेहरू। साथियों कौन है तुम्हारे? मोतीलाल नेहरू। सभी साथी समझ पा रहे? एमआर राव नहीं होगा, दमदारी के साथ समझने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, क्या बात है सागर जी, दमदारी के साथ आंसर देने की कोशिश करें और सभी साथी बेहतर तरीके से आंसर दें। आपको सभी चीजें समझाएं। 1924 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये जो है बात रखी गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आओ मेरे भाई, बेहतर सवाल आपकी स्क्रीन पे है और मेरे सभी साथी इस प्रश्न का बहुत दिल की गहराई से आंसर देंगे, गलत नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सुंदर चौहान जी, बेहतर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा, जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे सभी साथी। मैं तुमसे फिर कहना चाहता हूं, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन पूछा है। औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा? पीटी नेहरू के द्वारा किया गया, एमआर राव के द्वारा नहीं। ये संवैधानिक सलाहकार थे। बात को समझ पा रहे मेरे भाई? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप ये पीटी नेहरू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये तुम्हें सवाल का आंसर देना है। बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे। फटाफट मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर देने का काम करेंगे। फटाफट सभी साथी क्वेश्चन का आंसर देंगे। किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात। एक बार दमदारी के साथ क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। इन्होंने कहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त का मतलब एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान किया, उसको एक मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया ये पीटी नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटी नेहरू। बाबू यार पीटी नेहरू हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, नॉट महात्मा गांधी नहीं होगा। और इस सवाल में ये ध्यान रखना, इस सवाल में आयोग कभी कभी क्या होता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन यहाँ पर एमआर राव। कई बुक्स आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे आपको एमआर राव मिल सकते हैं, तो परेशान मत होना, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने तुमको बताया, महात्मा गांधी मोतीलाल का कोई संबंध नहीं है बाबू। कई ऐसी स्थितियां तुमको मिलेंगी जहां पे मेरे भाई तुम्हें एमआर राव भी देखने को मिलेगा। बात को समझ पा रहे? तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान आप भयभीत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। चलिए आओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? यह सवाल आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोई बात नहीं सागर जी, दमदारी के साथ आंसर दें। बेहतर तरीके से क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत अच्छे ढंग से तुम्हें आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? किस वर्ष मेरे साथियों प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, यह था 1936 में। कांग्रेस ने 1936 में बिना किसी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। 1936 होगा। इस क्वेश्चन को याद कर लो, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, गजब तरीका, बहुत बेहतर है। क्वेश्चन 5 का कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो मुन्ना। क्वेश्चन 5 के सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत दमदारी के साथ तुम्हें करना। क्वेश्चन 5 के सी ऑप्शन के साथ सभी साथी आंसर देते रहे, प्रॉपर रूप में क्वेश्चन का आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा सवाल है। सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क क्वेश्चन आधार पर संविधान 1938 की बात कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा तुमसे 1938 में
1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जल्दी से आंसर करिएगा सभी साथी, एक एक मेरा भाई क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा। सभी जितने भाई हमारे बीच में दमदारी के साथ क्वेश्चन का आंसर देंगे बेहतर तरीके से, सभी साथियों से मैं बार बार कहना चाहता हूं कि प्लीज क्वेश्चन का आंसर, और सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, कमेंट करने में पीछे ना हटें। बात को समझ पा रहे? बहुत बेहतर है, क्या बात है, दमदारी के साथ आंसर करेंगे। सागर गुर्जर जी का आंसर है, धुरन कुमार हमारे बीच में है। बहुत बेहतर तरीके से आप सभी साथी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, बहुत बेहतर तरीके से, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा बाबू, 1938 की तुमसे बात कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चन करा 1938 में, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क मताधिकार के आधार की जो बात की, ये किसने की? ये पीटी नेहरू ने की, पीटी नेहरू ने की मेरे भाई, पीटी नेहरू ने। तभी आपको मालूम है कि वोट डालने के लिए पहले 18 साल की उम्र कंप्लीट होने पर ही आप वोट डाल सकते थे। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पे? ये तुम्हारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा गजब सवाल आपकी स्क्रीन पे, 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बनाएंगे। क्वेश्चन 7 बहुत गजब है, क्वेश्चन 7 का आंसर करने का काम करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन 7 आपसे क्या करा, इसके बाद में आप लोग समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। युद्धोपरांत का मतलब उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये सवाल की बात कर रहा है। बहुत गजब तरीके से तुमको मैंने पढ़ाया। देखिए कृष्ट योजना की बात करें, कृष्ट प्रस्ताव की बात करें, ये कौन था? 1942 था तुम्हारा। और मैंने बेबेल योजना की बात करी, ये 1945 था। कैबिनेट मिशन योजना की बात करिए 1946 था। तो बाबू 1942 में सबसे पहले देखिए, आपको मालूम है मैंने आपको समझाया कि 1895 बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी ने और 1934 में एम.आर. राव ने सुझाव दिया। इसके बाद 1942 में कृष्ट प्रस्ताव के तहत ये कहा गया कि अब संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन उस समय मेरे भाई तुम्हारा विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध के चलते मेरे भाई संविधान सभा के गठन को जो है डिक्लाइन कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा कृष्ट योजना हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन कौन हमारे साथ है बोलो? ए बाबू, ए कृष्ट प्रस्ताव कहलाएगा, कृष्ट प्रस्ताव। क्वेश्चन को समझो बहुत दमदारी के साथ में, क्वेश्चन 7 के हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। कृष्ट प्रस्ताव इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर होगा, कृष्ट प्रस्ताव। सागर गुर्जर जी बात को समझ पा रहे हैं ना? दुरोन बहुत बढ़िया, दमदारी के साथ समझो, ये सब चीजें पढ़ने वाली जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इन सब चीजों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? दमदारी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत बेहतर है। इन्होंने कहा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मेरे भाई दमदारी के साथ आप बताएंगे, संविधान सभा की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कमेंट करके बताओ सभी, एक एक योद्धा मेरा कमेंट करके बताएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी ने 1922 में मांग रखी कि भारत का अपना संविधान हो। पीटी नेहरू ने 1938 में कह दिया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। साथ ही साथ में मेरे भाई अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज विधेयक के माध्यम से कहा कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। और सबसे पहले संविधान की मांग इन्होंने ही की थी, जो कि मैं तुम्हें लगातार इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सन 1895 पे संविधान सभा की जो है मांग की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के किस ऑप्शन के साथ जाएंगे मुन्ना? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहला ठोके कह दो, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। अब कमेंट करते रहो मेरे सभी भाई, बहुत गजब क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम समझा रहे हैं आपके लिए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये सवाल अच्छा है, ये बेहतर सवाल है, गठित करने का आधार। चलिए, मतलब इस क्वेश्चन का तात्पर्य समझ पा रहे हैं आप लोग? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं? गुड इवनिंग खुसरो सुमन चौधरी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया? किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया?
तो मैंने पूरी प्रॉपर आपको कहानी लगातार सीरीज में रटवा रहा हूं कि 1895 बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, 1934 में एम आर राव ने कहा, 1942 में कृष्ण प्रस्ताव आया था, 1945 में बेबेल योजना आई थी, 1946 में तुम्हारा क्या आया था मेरे भाई, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, मंत्रिमंडल योजना। मंत्रिमंडल योजना के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव तो तुम्हारा 1885 में आया था, आपको मालूम है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे, इस चीज के बारे में आप समझने की कोशिश करिए, मैं प्रॉपर तरीके से तुमको समझाने की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया सागर गुर्जर जी? बहुत बढ़िया। सुंदर चौहान, पॉइंट क्लियर है, कहीं जाने की अवसर नहीं है। एक एक चीज आपको यहीं पे पकड़ लेनी है, बहुत दमदारी के साथ मेरे साथियों आपको यहाँ पे समझ लेना है चीजों के लिए। क्वेश्चन गजब तरीके से बता रहा हूं मैं तुमको। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? भाई फटाफट कमेंट करो, एक एक साथी कमेंट करके बताएगा, एक एक भाई, एक क्वेश्चन का आंसर सभी से चाहिए तुमसे। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? फटाफट सभी मेरे योद्धा, सभी हमारे साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। संविधान सभा का जो निर्माण है, ये मच्छर कहां से आ गया? संविधान सभा का निर्माण तुम्हारा जो है वो किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? यह सवाल तुमसे पूछा गया कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत। आप जानते कि साइमन जो कमीशन है ये 1928 में आया था, कैबिनेट मिशन योजना है 1946 है, और कृष्ण प्रस्ताव तुम्हारा 1942 है। बाबू ध्यान रखना, 1946 की बात करें, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें तुम्हारे कितने सदस्य थे मुन्ना? इसमें तुम्हारे 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे, और साथ ही साथ में कृष्ण भी तुम्हारे इसी में शामिल थे। बात को समझ पा रहे? तो कैबिनेट मिशन योजना, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मंत्रिमंडल योजना। बाबू ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल योजना भी तुमसे पूछ लिया जाएगा। मंत्र, कभी कभी ऐसा होता है कि कैबिनेट मिशन ना देके तुम्हें मंत्रिमंडल योजना दे देगा, तो बहुत ज्यादा परेशान होने का विषय नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। बात को समझ पा रहे? दमदारी के साथ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 10 के हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आप इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे मेरे भाई, कितना अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल बहुत बेहतर है। अधिवेशन आप सबको पता होने चाहिए, समस्त प्रकार के अधिवेशन को आप याद करेंगे प्रॉपर रूप में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कितना गजब सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवालों को तुम्हें दिमाग में रखना है, इन समस्त प्रकार के क्वेश्चन को तुम्हें दिमाग में रखना है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को दिमाग में आप जरूर रखिएगा, ये परम आवश्यक हो जाता तुम लोगों के लिए। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां हुए अधिवेशन में की गई? एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर में मेरे भाई 1936 में एक अधिवेशन हुआ जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ये कहां हुआ था? फैजपुर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा। आपको फिर समझाने की कोशिश, प्रॉपर रूप से आप चीजों को समझ लीजिएगा। सुमन चौधरी फैजपुर, बहुत बढ़िया। सागर, क्या बात है, गजब। सवाल क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन डाउट आपको नहीं होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। सवाल तरीके से समझो। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कितने सदस्य बताइए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। हेलो, क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होते थे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी दमदारी के साथ बताएंगे। कितने सदस्य होते थे? बोलो। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? सदस्यों के बारे में पूछा गया, कुल कितने सदस्य होते थे? आप जानते जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 में इसका गठन किया गया, उस समय बाबू क्या था, पूरी कहानी को सुनो। जब कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया, संविधान का इसके द्वारा जब गठन किया गया, उस केस में बाबू था क्या, उस केस में तुम्हारे लोग थे वो 292 तुम्हारे तो जो है ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। बात को समझ पा रहे? 93 तुम्हारे देसी रियासत के लोग थे, और 4 जो तुम्हारे थे ये कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 3 7 8 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 389
कितने 389 सदस्य थे। ए ऑप्शन के साथ जाएं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे। पवन कुमार खुश रहो। डेली रात के 8 बजे अपने टाइम से क्लास को ज्वाइन करो। मैं तुमको फिर समझा रहा हूं, प्रॉपर रूप से क्लास को ज्वाइन करो, बहुत बेहतर है। तो क्वेश्चन 12 के किस ऑप्शन के साथ जाएंगे मुन्ना? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट और एक्यूरेट और राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन अगला है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अभी जो मैंने बात बताई थी उसी से संबंधित ये सवाल है। बहुत प्रॉपर रूप से इस क्वेश्चन का भी तुमको आंसर करना मेरे भाई। एक एक योद्धा मेरा, एक एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे। जल्दी से बताओ, सभी साथी बताएंगे। फटाफट बताओ, फटाफट खटाखट, फटाफट खटाखट बताओ। बहुत बढ़िया सागर जी, क्या बात है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना सुनिश्चित हुआ था। और मैंने अभी तुमको बताया कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा में तुम्हारे 389 सदस्य थे। हेलो मुन्ना, हाँ नहीं समझ पा रहे तुम? कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इनका विभाजन 3 जगह मैंने किया था। मैंने आपसे कहा इसमें कुछ तुम्हारे ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, इसमें कुछ देसी रियासत के लोग थे, इसमें कमिश्नरी क्षेत्र से तुम्हारे लोग थे। तो मैंने तुमको बताया तुम्हारे कितने लोग थे? 292 लोग थे। मैंने कहा तुम्हारे देसी रियासत से 93 लोग थे। मैंने कहा ब्रिटिश मुख्य कमिश्नर से 4 लोग थे। तो कुल कितने लोग हो जाएंगे? 389 लोग हो जाएंगे बाबू। तो उपयोग तो सभी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डोंट वरी, अलाब्दीज हो जाएगा। बताओ सभी को समझ आया कि नहीं आया? सीरीज समझ आ रही नहीं? पवन कुमार, सागर बहुत बढ़िया। सुमन चौधरी, क्या बात। सीरीज समझ आनी चाहिए और सीरीज समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं डेली रात 8 बजे। केवल 2 मंथ हमारे साथ पढ़ लो, बस केवल 2 मंथ आप जीके जीएस पढ़ लो। गारंटी के साथ समस्त प्रकार के आपके एमसीक्यू बनने लगेंगे वनडे एग्जाम्स के लिए। बहुत बढ़िया, सुंदर चौहान, बेहतर है। आओ अगला क्वेश्चन देखिए। अब विवाद होना स्टार्ट हो जाएगा है। अब होगा विवाद। विवाद पे थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। विवाद पे तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा मेरे भाई। और ये विवाद कैसा विवाद, आइए मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसा है विवाद, है ना। चलिए अब एक काम आपको ये करना है। नंबर क्या कह रहा है, यहां से विवाद आपका प्रारंभ हो जाएगा। दीक्षा कुशवाहा जी मोस्ट वेलकम। डेली अपने टाइम से क्लास लो। मैं फिर समझा रहा हूं कि 60 दिन आप मेरे साथ लगातार पढ़ लो। कितने दिन? केवल 60 दिन पढ़ लो, ज्यादा तो ना कह रहा हूं। 60 दिन 50 क्वेश्चन। 60 दिन आप 50 क्वेश्चन पढ़ लो। ये पंजे 30, कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। 3000 आपको ये PYQ मिल जाएंगे। मिनिमम बता रहा हूं, मैराथन अलग दूंगा। खत्म, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ ना पढ़ना है। आओ सवाल पे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन करा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? एक चीज मैं आपको समझा दें मेरे भाई, टोटल तुम्हारे कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे भाई। ये बोला गया कि 389 जो तुम्हारे सदस्य हैं, इन 300 ये कुल सदस्य थे आपके पास में। एक कुल सदस्य तुम्हारे 389 थे। अब ये कहा गया भैया कि इसमें जो 93 लोग जो देसी रियासत के लोग थे, देसी रियासत के लोग थे, इनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब जनता के द्वारा इनका निर्वाचन नहीं होगा। तो 9 में से 3 गए, कितना बचा? 6 बचा तुम्हारा। क्या 9 में से 3 गए 6 बचा, पक्का है ना। और 8 में से, और यहाँ पे तुम्हारा 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। और बचा है तुम्हारा 1 बचा 2, तो टोटल कितने बचे? 296। बात को समझ पाए? कितने बचे? 296। अब 296 टोटल हुए। अब तुमसे करा कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? तो ये तुम्हारे 208 प्रतिनिधि थे बाबू। कांग्रेस के कितने थे? 208 थे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? तुम्हारे 208 प्रतिनिधि थे। पक्का है? क्वेश्चन नंबर 14 के हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। 208 तुम्हारे इसके थे, और मुस्लिम लीग के तुम्हारे 73 थे, 78 थे, और साथ ही साथ अन्य के तुम्हारे 15 थे। कितने थे कांग्रेस के? बोलो। कांग्रेस के तुम्हारे 208 थे, 15 थे। और मुस्लिम लीग के कितने थे? मुस्लिम के बताओ। मुस्लिम के तुम्हारे होंगे जाके 8 8 16, नहीं ये तुम्हारे बनेंगे जाके 73।
73 तुम्हारे मुस्लिम के थे, 5 3 8 16 7 8 1 9 296 तभी तो सदस्य बनेंगे जाके, क्योंकि 296 सदस्यों का ही निर्वाचन हुआ था बाबू, ध्यान रखना। और 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, इसमें एक प्रतिनिधि पर 10 लाख लोगों, मतलब 10 लाख लोग थे, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सब सीख लेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे यार, इतनी टेंशन ना लेना ना, मस्ती मस्ती में पढ़ो। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैंने इससे पहले भी सवाल पढ़ाया था, बट लैंग्वेज चेंज थी, सवाल सेम था, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन का आंसर जरा देना एक बार, इस क्वेश्चन का आप जरा आंसर दे दो विकराल रूप से। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? फिर लैंग्वेज को समझो। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य कितनी रह गई बाबू? याद कर लो, 299 रह गई। कितनी रह गई? 299 संख्या रहेगी, नॉट 289। कितनी संख्या बची? केवल 289 संख्या, 299 सॉरी रहेगी। 15 के बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बोलो आप सभी के आंसर क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मेरे किसी भाई के लिए है कि नहीं? बताओ फटाफट कमेंट करके। बहुत बढ़िया, पवन कुमार, धुरन कुमार, सुरन कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 299 रहेगी। ये सवाल अच्छा है। ये सवाल करा है संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देसी रियासत के लिए बताओ कमेंट करके, देसी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि? दीक्षा कुशवाहा जी बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। दमदारी के साथ एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन करा है संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये सवाल तुमसे कह रहा। अब देखिए, ये सवाल थोड़े फंसाने का काम करते हैं, है ना। इन्होंने कहा पुनर्गठित की बात कर दी, देखो ब्रैकेट में डाल दिया, पूरी बातें बता दी हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित में देसी रियासत के लिए 70 लोग थे। कितने लोग थे? 70। ये नया सवाल है, आप लोग याद कर लो, अगर किसी को नहीं पता तो अपने दिमाग में रखना है। पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने लोग थे? मेरे भाई 70 लोग थे। और वैसे देसी रियासत के लिए कितने लोग थे? देसी रियासत के लिए मैंने तुमको बताया 93 लोग थे तुम्हारे, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। आओ अगला क्वेश्चन, ये और भी अच्छा सवाल है। आओ, ये और अच्छा सवाल है क्योंकि तुम इसमें गलतियां करोगे, स्वाभाविक है, ऐसे प्रश्नों में गलतियां करोगे, क्योंकि जब नहीं पढ़ा तो गलती तो होना स्वाभाविक है, और मैं चाह रहा हूं कि तुम गलती ना करो। ठीक है, दमदारी के साथ सेशन को शेयर करते रहो भाई, बेहतर तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है, गजब तरीके से पढ़ना। सब क्वेश्चन करा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा, जो पुनर्गठित शब्द को भी ध्यान रखना है, पुनर्गठित संविधान सभा की बात की जा रही, जो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य थे। कितने सदस्य सर? 229, ना कि 208 थे। 229 वाला कौन है? देखो 292 कर रहा है, 292 तो ऑप्शन नहीं। सुमित कहां से आ जाएगा है? सुमन 292 कैसे हो जाएगा? कि पुनर्गठित संविधान की बात कर रहा है, याद कर लेना 229 होंगे। आगे से तो गलत नहीं करना ना, अब गलत नहीं करना है पक्का। देखिए यूपीपीएससी का सवाल मैं तुमको लेके आया हूं, देख रहे हो किसका सवाल है? यूपी, इसका सवाल है, जान पा रहे हो किसका सवाल है? यूपीपीएससी का सवाल है, हैं? तो भाई सुमन, इस क्वेश्चन का तो आंसर देना बनता है ना। चलो आज हम लोग यूपीपीएससी का क्वेश्चन देते हैं। इन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात? मैंने कहा कि 296 लोगों का निर्वाचन हुआ, 296 लोगों का निर्वाचन हुआ बाबू, ध्यान रखिएगा। 296 लोगों का निर्वाचन जनता द्वारा हुआ, प्लस 93 लोग जो देसी रियासत के, जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ये तुमको मैंने बताया, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जनता ना चुने, जिसको संसद के द्वारा नॉर्मली चुना जाए, हमारी बैठक में चुना जाए। तो मैंने कहा कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि था। ये बात तुमको मैंने पहले भी बताई थी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, टाइप अप गलत नहीं, बहुत बढ़िया। दीक्षा कुशवाहा बेहतर, बहुत गजब आंसर है, गलत नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा लगता कि हम लोग यूपीपीएससी का भी अब एग्जाम देंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, बेहतर है। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन 19 नंबर। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो है अभी लगभग 30 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के। एक्चुअली मैं उन क्वेश्चंस को अब ज्यादा फोकस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों पे थोड़ी ज्यादा हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सोचता हूं उन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हम लोग करें जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन पे विचार करना थोड़ा जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से? अच्छा चीज आप जानते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता द्वारा, बाबू ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता द्वारा। प्रत्यक्ष वो चुनाव होता है जो जनता के द्वारा होता है। इन्होंने कहा संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने, ना कि संघीय व्यवस्थापिका ने। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट करते क्या है, जल्दबाजी में धोखेबाजी, उनने का उपयुक्त तो दोनों लगा देते हैं, उनने का हटा, दोनों वाला ऑप्शन ज्यादा होता तो दोनों वाला लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, दोनों वाला हमको टिक नहीं करना, हमें सिंगल वाला टिक करना। पवन सागर समझ पा रहे है ना? हमें वो ठीक करना जो बिल्कुल ठीक है, हमें वो नहीं करना जो ठीक नहीं है। ये अच्छा सवाल है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बाबू फटाफट इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, किस प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दमदारी के साथ क्वेश्चन का आंसर करें। सभी विद्रोह तुमको पढ़ने को मिलेंगे, एक एक विद्रोह भी तुमको मिलेगा, उस विद्रोह की चिंता आप ना करें। हर चीज के बारे में आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, दमदारी के साथ आप चिंता ना करेंगे। क्वेश्चन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे, दमदारी के साथ आंसर दें। सागर गुर्जर जी का आंसर आया है ए, बहुत बेहतर। चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे नहीं करना है। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में जो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व था वो था संयुक्त प्रांत का। सुनना किसका था बोलो? ये था संयुक्त प्रांत का। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये संयुक्त प्रांत का था, संयुक्त प्रांत। हेलो, किसका था? ये संयुक्त प्रांत का था। किसका? याद रहेगा बोलो? नहीं याद रहेगा है? याद रखो भाई इसको। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? कहां के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? मेरा बीएसएफ ट्रेडमेंस का फिजिकल क्लियर हो गया। पिंकी सैनी जी बधाई हो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अग्रिम शुभकामनाएं हैं तुम्हारे लिए। बात को समझ पा रहे? बहुत बेहतर है, बहुत गजब। चलो, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि जो है ने भाग नहीं लिया? ये सवाल आपसे कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देखिए संविधान सभा में जूनागढ़ ने भी लिया, कश्मीर ने भी लिया, मैसूर ने, लेकिन हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। बहुत बढ़िया है, अब तुम्हारा ये क्लियर हो गया, ट्रेडमेंस का फिजिकल क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना? लेकिन पढ़ाई को लगातार बरकरार रखना मेरे भाई, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से, तात्कालीन मध्य भारत से हुआ या पंजाब से हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है सागर गुर्जर जी, बहुत बेहतर है। दमदारी के साथ आप सभी साथी क्वेश्चन का आंसर कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए, क्या बात, दमदारी के साथ आंसर करिएगा क्वेश्चन का। इन्होंने आपसे बोला है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किसके द्वारा हुआ था? चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बेहतर है। चलिए मेरे भाई, देखिएगा, गलती नहीं करेंगे। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ? ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। किसका हुआ था? ना कि तात्कालिक मध्य भारत से। गलती नहीं करेंगे, कई बुक्स में हो सकता है आपको तात्कालिक मध्य भारत मिले, बट आपको तात्कालिक मध्य भारत नहीं लिखना मेरे भाई। आपको इसमें क्या लिखना है? आपको इसमें लिखना है पश्चिम बंगाल से। तो क्वेश्चन नंबर 22 के हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 और भी गजब है, 23 नंबर का आंसर हो। देखता हूं कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देता है। अच्छा सवाल है सर, क्लास 8, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा बाबू, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। पिंकी सैनी, चलो आइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। इन्होंने क्या बोला तुमसे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट बताओ। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। मेरे भाई, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। बताइए कौन कौन मेरा भाई इस क्वेश्चन का दमदारी के साथ आंसर देने के लिए तत्परता पे तैयार है। गलती नहीं करनी, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। सभी साथी बहुत बेहतर तरीके से दमदारी के साथ आंसर देने का काम करेंगे, है ना, बेहतर तरीके से दीजिएगा मेरे भाई। दीक्षा कुशवाहा जी बहुत बेहतर है। आइए देखिए, इसका हम आपको मेन सबसे महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। इनका सबसे मुख्य रीजन था मेरे भाई, सबसे मुख्य रीजन कि इन लोगों का मामला ये था कि इनको जो संविधान सभा में बेसिकली एक उचित प्रतिनिधित्व का जो है महत्व नहीं मिला। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि ये चाहते थे कि हमको एक उचित प्रतिनिधित्व मिले, बट ऐसा नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, ऐसा तो नहीं था, है ना। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त में से सभी। ये सवाल का आंसर आप फटाफट सभी को देना है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, फिलहाल डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहला ऑप्शन तो है नहीं। ये उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये थोड़ा ज्यादा सिमेट्रिक है इस क्वेश्चन का आंसर, और बी ही ऑप्शन मेरे हिसाब से ज्यादा जाना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे, ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा, है ना। 23 नंबर के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार। अच्छा सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, फटाफट बताओ। 24 नंबर का, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। मेरे भाई संविधान सभा का चुनाव आधार पर हुआ था, बताओ फटाफट क्वेश्चन का आंसर। दीक्षा कुशवाहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। मैं चाहता हूं कि सभी मेरे भाई इसी प्रकार से क्वेश्चन का प्रॉपर रूप से आंसर करें तो बहुत बेहतर रहेगा, और सभी साथी आंसर देने की कोशिश करें। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान मताधिकार नहीं था बाबू, ये वर्गीय मताधिकार था। कैसा मताधिकार, ये वर्गीय मताधिकार था। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, पक्का है ना। गलती क्या है कि गलती नहीं है, वर्गीय मताधिकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ये गलत मत करना। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। सागर गुर्जर जी, बहुत बेहतर है। चलिए, मैं सभी साथियों से कहता हूं कि डेली रात के 8 बजे क्लास लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात को फिर समझने की कोशिश करो, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हम लोगों के लिए रहेगा। तो दमादम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और डेली 8 बजे अपने टाइम से क्लास लेने डेली आ जाओ। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा कि आप डेली क्लास लो, डेली क्लास लोगे 100% आपको बेनिफिट होगा। डेली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन बनने लगेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन बनने लगेंगे, है ना। तो डेली क्लास लो, प्रॉपर तरीके से क्लास लो, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा।
इन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके? जनता द्वारा प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष तो नहीं होगा। सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्रत्यक्ष ना होके अप्रत्यक्ष होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 25 के हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे और बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। बोले किसी मेरे भाई को कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोले एक भी % डाउट नहीं? एक बार दमदारी के साथ आप लोग भाई सेशन को जरूर शेयर किया करो अपने दोस्तों में। 26 नंबर, आइए क्वेश्चन 26 कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही तो प्रश्न में पेपर में बनते हैं और अब इन्हीं को तो गलत करके आते। गलत किसको करते हैं हम लोग हैं। 26 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल प्रांतों की जनता भी नहीं थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया। ऐसा थोड़ी ना था यार, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। भारतीय संविधान का निर्मात्री सभा मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो बी ऑप्शन के तो साथ जाएंगे ना हम लोग बाबू, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ध्यान रखें किस ऑप्शन के साथ? बी के साथ जाएंगे। गलती हमको नहीं करनी है, बात को समझ पा रहे? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतर है, बहुत सराहनीय है, बी करेक्ट हो जाएगा। आओ कितना सुंदर सवाल है, इसको भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन 27 बताओ। मैं क्वेश्चन 27 की बात कर रहा हूं तुमसे और क्वेश्चन 27 के बारे में तुमको बताना है। क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा ने? भारतीय संविधान को बाबू किसने बनाया? फटाफट आप दमदारी के साथ क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर रूप से क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि दमदारी के साथ आप आंसर दें सभी साथी, बहुत गजब तरीके से आंसर दें। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, बहुत गजब तरीके से इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान को किसने बनाया? भाई सवाल तो ये कह रहा ना कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, सवाल पे हमें फोकस करना है। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का गठन हुआ। धोखे से ब्रिटिश संसद हमको नहीं लगा देना है, भारतीय संसद भी नहीं लगा देना, ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया मेरे भाई? भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का गठन किया गया। बोलो किसी मेरे भाई को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फटाफट बताओ। क्लास में थोड़ा सा दिक्कत है, आप परेशान मत हो बाबू, है ना, ये नेटवर्क कभी दिक्कत कर जाता शाम को, बट आप बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पिंकी सैनी जी बहुत बेहतर है, बहुत दमदारी के साथ आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, ये सवाल कर रहा है। फटाफट बताओ, चुनाव कब संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए? रविंद्र कुशवाहा जी, सागर गुर्जर जी, सुंदर चौहान जी, बहुत बेहतर है। आइए आंसर दीजिए। ये प्रैक्टिस चल रहा है, इस प्रैक्टिस पे ही तुमको काम करना है। जितनी प्रैक्टिस बेहतर करोगे उतना बेहतर रहेगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? चुनाव संपन्न की बात कर रहा है। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद 1934 में एम.आर. राव ने कहा कि भारत का अपना संविधान हो। इसके बाद तुम्हारा 1942 में बाबू तुम्हारी जो है कृष्ण प्रस्ताव आया था। 1945 में तुम्हारी बेबेल योजना आई थी। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना या मंत्रिमंडल योजना आई थी, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसके द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाना प्रस्तावित किया गया। अर्थात हम सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 के हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा मुन्ना बी हो जाएगा। बताओ किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन 28 के हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, गलती नहीं करनी है, मैं फिर तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? कौन बताएगा इस क्वेश्चन के बारे में? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 9 जनवरी 1946 में पहली बैठक, 9 जनवरी 46 में नहीं बाबू, 9 दिसंबर में हुई थी मुन्ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, प्रॉपर रूप से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बात को समझ पा रहे? दमदारी के साथ चीजों को समझो। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? स्थापना के बारे में तुमसे पूछा गया तो स्थापना का आपको आंसर करना पड़ेगा। इसकी स्थापना पूछी गई। देखिए एक चीज मैं आपको बताई, पहली बैठक के बारे में बता चुके हैं कि संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई वह कब हुई? बाबू पहली बैठक के बारे में तो तुमको मैंने बता ही दिया कि पहली बैठक तुम्हारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये पहली बैठक हुई थी। इसी में अंतिम बैठक तुम्हारी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और मैंने ये भी तुमको समझाया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई संविधान दिवस या विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है। बात को समझ पा रहे? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बाबू स्थापना की बात करा, अमित पल, आरआरबी गुवाहाटी। अच्छा आईडी भी तुम लोगों ने इसी की बना ली है, चीता लोग हो तुम लोग, हैं खतरनाक हो भाई। चलो बहुत बेहतर है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। पक्का? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि पहली बैठक हुई थी। इस दिन अंगीकृत किया गया था, ठीक है। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 30 क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछा गया, इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? फटाफट बताओ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, समस्त प्रकार के अधिवेशन पूछे जाते हैं। अमित पाल जी बहुत बेहतर। सभी साथी क्वेश्चन का आंसर बताओ, सब एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा मैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, एक एक चीज आपको क्लियर कर देंगे मेरे भाई। संविधान सभा का पहला अधिवेशन, संविधान सभा की बात कर रहा है, गलती मत करो। संविधान सभा का पहला अधिवेशन, देखिए अगर हम बात करें इसके कई अधिवेशन हुए, और संविधान सभा का जो तुम्हारा पहला अधिवेशन हुआ था ये हमारा क्या हुआ था? दिल्ली में हुआ। लल्ला ध्यान रखेंगे, नॉट कोलकाता। पहला अधिवेशन तुम्हारा कहां हुआ था? दिल्ली में। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इतनी बात तुमको समझ में आई? बोलो यस सर नो। तो पहला अधिवेशन तुम्हारा कहां हुआ था मुन्ना? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब हम बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। आइए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। दिल्ली, गजब आंसर है, बहुत बढ़िया। परवेंद्र बाबू जी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आगे आप कम से कम 10 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ेंगे। गलत मत करना मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन किसके हाथों में चला गया? क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन किसके हाथों में चला गया था? 1857 के मेरे भाई विद्रोह के बाद जो तुम्हारा शासन चला गया था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ध्यान रखना, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। क्वेश्चन को रट्टा मार दो। क्वेश्चन नंबर 31 के सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 किन दो दलों के बीच? दो दल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जो तुम्हारा लखनऊ समझौता हुआ था, एक नंबर का तो सवाल यहीं से बन जाता मेरे मुन्ना कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1946 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 माफी चाहता हूं। लखनऊ समझौता 1916 किन दो दलों के बीच हुआ था? किन दो दलों के बीच होता? फटाफट बताओ। हेलो, क्वेश्चन का आंसर। और आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है। मेरे भाई सवाल कर रहा है कि लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच हुआ? लखनऊ समझौता देखिए कांग्रेस के बीच हुआ, ये सच्चाई है। क्रांतिकारी दल नहीं था, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा नहीं थी, गदर पार्टी नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। पक्का बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पक्का है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुस्लिम लीग बहुत। तुमसे डांडी मार्च की बात कर रहा है,
दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ की गई? फटाफट मेरे भाई क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करना, प्रॉपर रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे गजब तरीके से, है ना, और बहुत बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चन का तुमको आंसर करना है। इन्होंने कहा कि दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ की गई? साथियों आप जानते हैं, बहुत कायदे में समझना, यहां पे हम बात करेंगे साइमन कमीशन, इसकी बात करेंगे, यह है तुम्हारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का आगमन हो गया था, साइमन कमीशन का आगमन की बात करें कब आया था? 1929 में अगर हम बात करें मेरे भाई 1929, और ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अवज्ञा आंदोलन। और यहीं पे तुमको क्या मिलेगा मेरे भाई? ये मिलेगा दांडी मार्च किस बार प्रारंभ हुआ था? बहुत गजब है, बेहतर है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस के तुमको आंसर देने हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये सवाल आया है, फटाफट बताइएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। सागर गुर्जर जी, परवेंद्र कुशवाहा जी, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि इन्होंने कहा साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आने की बात कर रहा है कि जो साइमन कमीशन है वो भारत आया कब था? बाबू आने की तो तुमसे बात कर रहा है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया? मैंने आपको समझाया कि साइमन कमीशन जो भारत आया, देखिए 1919 में तुम्हारे 2 कांड ऑलरेडी हो चुके थे। 1919 में तुम्हारा रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी, है ना, नियुक्त हो गई थी। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1928 में। मेरे भाई 1928 में ही साइमन कमीशन तुम्हारा कहां आया था? ये भारत में तुम्हारा आया था। इतनी बातें क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन मेरे भाई किसी प्रकार से आपको नहीं है? बोलिए, कमेंट करके आप बताइए कि किसी प्रकार से आपको डाउट या भय तो नहीं है। एक एक मेरा योद्धा कमेंट करके आपको बताएगा, प्रॉपर रूप में चीजों को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आई थी? कैबिनेट मिशन योजना, बहुत बढ़िया, क्या बात है। साहब खान जी, परवेंद्र कुशवाहा, पिंकी सैनी, सागर गुर्जर जी, बहुत बेहतर है। अमित पाल जी, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन तुमसे क्या करा, फटाफट क्वेश्चन समझेंगे। इन्होंने कहा है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना मैंने तुमको समझाया 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में एम आर राव ने संविधान सभा की मांग की। 1942 में बाबू ध्यान रखना कृष्ण प्रस्ताव आया था। 1945 में बेवेल योजना आई थी। 1946 में तुम्हारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? 1946। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बड़े, कुछ कहना चाह रहे हैं सर प्लीज? हाँ अब आवाज आ रही है ना, बहुत बढ़िया, अब तो आवाज आ रही। दमदारी के साथ आंसर दो फटाफट बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स जो मिशन है, क्रिस्ट मिशन बेसिकली होता है, ये भारत कब आया था? तो मैंने सभी चीजें आपको बताई, एक एक सवाल लगातार मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहा है कि क्रिप्स मिशन या जो क्रिस्ट मिशन है वो भारत कब आया था? बाबू फटाफट बताओ, ये तो गलत कम से कम मत करना, ये सवाल कोई गलत नहीं करेगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 36 का सभी साथी आंसर करेंगे प्रॉपर रूप में। क्वेश्चन नंबर 36, एक एक भाई क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेगा। ये क्वेश्चन करा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये सवाल तुमसे करा। और मैंने आपको ये बताया था कि 1942 में क्रिस्ट मिशन आया था और 1945 में बेबेल आई थी। कौन आई थी? बेबेल योजना आई थी। तो 1942 ही तो इसका आंसर होगा भाई, यही तो बचा है। इसमें डी ऑप्शन देने का क्या मतलब है? डी ऑप्शन तो वैसे नहीं बनेगा। कौन छी चिल्ला रहा है? चलिए सही हो गया ना, 42 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पक्का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था मेरे भाई। स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था स्वदेशी आंदोलन, दैट इज बंग भंग आंदोलन। फटाफट बताओ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं, बंग भंग आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन को हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं, इसको बंगाल विभाजन भी कहते हैं।
बंगाल विभाजन। तो जो तुम्हारा मेरे भाई स्वदेशी आंदोलन था, ये इसका मुख्य कारण था बंगाल विभाजन 1905। बात को समझ पा रहे? बंगाल विभाजन 1905, रोलेट एक्ट तुम्हारा 1919 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है, साइमन कमीशन 1928 है। इन सब चीजों को तुम्हें याद रखना, तो बंगाल विभाजन तुम्हारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बोलो मजा आया कि नहीं आया बताओ? बंगाल विभाजन इज द राइट आंसर। आप देख 35 के बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 38 नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? भाई गांधी इरविन समझौता, बाबू ध्यान रखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? बहुत अच्छा सवाल है। और गांधी इरविन समझौते की हम बात करते हैं। जो गांधी इरविन हमारा समझौता है, गांधी इरविन जो समझौता है, ये किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व, क्योंकि 3 तुम्हारे सम्मेलन हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि तुम्हारा कब हुआ था? 1931 में गांधी और इरविन के बीच हुआ था, 1931 में तुम्हारा हुआ था। ध्यान रखेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में तुमको मैंने बताया, 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में तुमको मैंने बताया। तो गांधी इरविन समझौता तुम्हारा कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच 1931 में हुआ था। पक्का है मुन्ना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, बहुत गजब है, क्या बात है। वे डेली क्लास लेने आया करो दमदारी के साथ में, इसलिए मैं तुमको समझाता हूं, प्रॉपर रूप से क्लास लो, दमदारी के साथ कुछ आपको देना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट, मेरे भाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात की जा रही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तुम्हारी कब हुई थी? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। आई बात समझ में? बोलिए, क्लियर हो गया ना? 1934। बाबू सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 40 नंबर देखिए, ये तो आप सभी बता देंगे। 40 नंबर में तो गलती मत करना, कम से कम क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, दोबारा समझो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल 2 दल हुए थे मेरे भाई। आपको मालूम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में, ये 2 दल में हुआ था, नरम दल और गरम दल में हुआ था। इसको हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं। बाबू ध्यान रखें, इसको हम सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 का जो अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, कहां आयोजित हुआ था? ये सूरत में हुआ था। बाबू ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सूरत, नॉट कोलकाता। वीरांगना जी, ये सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत। आई बात समझ में? सूरत तुम्हारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गजब तरीके से समझेंगे। आओ, अब साइंस के क्वेश्चन है। अब साइंस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तुम्हें समझना है। 10 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं। प्रॉपर रूप से साइंस के क्वेश्चन तुमको पढ़ने हैं, ठीक है? किसके क्वेश्चन? डेली रात 8 बजे मेरे भाई, डेली रात 8 बजे, मैं आपको समझा रहा हूं, डेली रात 8 बजे टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशल जीके जीएस के। बात को समझ पा रहे? टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें क्लास। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है? चाल और वेग में, बहुत कायदे में समझना। तब गया, कोई बात नहीं है। चाल और वेग में अंतर पूछा गया कि चाल और वेग में मुख्य अंतर क्या है? बाबू देखिए, ये कह रहा है कि दोनों सदिश हैं गलत, दोनों अदिश हैं गलत, ऐसा नहीं है। चाल की बात करें, चाल कैसी राशि? अदिश राशि। वेग कैसी राशि? अदिश। गलत है बात। चाल कैसी राशि? अदिश। वेग कैसी राशि? सदिश। बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चाल कैसी राशि? अदिश। अदिश में केवल परमाणु होती है, दिशा नहीं होती। सदिश में परमाणु और दिशा दोनों होते हैं। पक्का है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? कल भी मैंने तुमको समझाया, मैं आज भी तुमको समझा रहा हूं। गजब तरीके से सवाल मैं तुमको दे रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुन्ना। बेहतर तरीके से क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो सब साथ ही आंसर दे देंगे, है ना? गजब तरीके से क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, बेहतर तरीके से आंसर करिएगा। कोई डाउट किसी प्रकार से क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, बस मैं तुमको समझा रहा हूं। ठीक है मुन्ना, बहुत बेहतर है, क्या बात। चलिए, इन्होंने कहा तुमसे कि न्यूटन का प्रथम नियम, देखिए न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें, न्यूटन का प्रथम नियम तुम्हारा जड़त्व का नियम कहलाता है। इसी को हम गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, इसको हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये द्वितीय नियम कहलाता है, ये बल का नियम। किसका नियम भाई? ये बल का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है बाबू? बल का नियम कहलाता है ना? यह संवेग परिवर्तन का भी नियम कहलाता है, संवेग परिवर्तन।
संवेग परिवर्तन भी कहलाता है। बाबू तृतीय नियम जो तुम्हारा है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होते हैं? आवर्त सारणी जो हमारे पीरियोडिक टेबल है इसमें एक ही समूह के तत्वों में क्या समानता होती है? आपको मालूम है कि समूह होते हैं, ब्लॉक होते हैं, एसपीडीएफ, 4 तुम्हारे ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक डी एसपीडीएफ 4 तुम्हारे ब्लॉक होते हैं। बाबू ध्यान रखना, आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में क्या समानता होती? इसमें कितने ब्लॉक होते? 4 ब्लॉक होते। समानता क्या है? परमाणु संख्या नहीं, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की समानता होती है। किसकी समानता होती है? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की समानता। जैसे आप देखो हीलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो। आप देखिए मैग्नीशियम में भी 2 ही लास्ट में होंगे, कैल्शियम में भी 2 ही होंगे, बेरिलियम में भी तुम्हारे 2 ही होंगे, है ना? आप समझ पा रहे बात को? समझ। जैसे आप देखो हेलीना ने की रब से फरियाद, आप हाइड्रोजन का भी देखें एक होगा, हीलियम का भी आप देखेंगे तो एक ही होगा, और सोडियम का भी आप देखेंगे तो एक ही होगा। बात को समझ पा रहे? तो मेरे भाई इनमें समानता क्या है? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोल किसकी इकाई? मोल किसका मात्रक होता है? बहुत गजब है, क्या बात है सागर, बहुत बेहतर तरीके से, वीरांगना और साथ ही साथ में पिंकी सैनी, रिंकू बाबू, बहुत बेहतर। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मोल किसकी इकाई? मोल के बारे में पूछा गया। मोल बाबू, मोल किसकी इकाई? द्रव्यमान किसका है? द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, आयतन का होता है मीटर क्यूब, और घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और ये तुम्हारा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, मीटर ऑफ सबस्टेंस की यूनिट होती है तुम्हारी मोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कोस्का का पावर हाउस, इसको पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर के नाम से भी जानते हैं ना मुन्ना? किस नाम से जानते हैं? बिजली घर। ये कहता है कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? फटाफट देखेंगे, कोस्का का पावर हाउस। मेरे भाई दोबारा सवाल को समझने की कोशिश करो। कहा जाता है कोस्का का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है। बात को समझ पा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अच्छा सवाल है प्रकाश वर्ष वाला है, इस सवाल का तो आंसर देना बनता ही बनता बाबू। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए समय का मात्रक तुम्हारा सेकंड होता है ना, और बेग किसका? बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, और दूरी का मात्रक हालांकि क्या? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक लाइट है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 4.946 10 पावर 15 मीटर होते हैं, ये तुमको याद रखना होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, किसका सर होता है? दूरी का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार तापमान किसके समानुपाती होता है? टेम्परेचर किसके समानुपाती होता है? ये सवाल आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पे दोबारा फोकस करिए। इन्होंने कहा कि गैसों के टेम्परेचर किसके समानुपाती होता है? टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की होता है, औसत गतिज ऊर्जा के, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। आई बात समझ में? अब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन ही तुम्हारा करेक्ट होगा और इसी के साथ हमें आंसर करना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कल भी मैंने रक्त से संबंधित तुमको पढ़ाया, आज भी मैं रक्त से संबंधित पढ़ा रहा हूं। जीके जीएस की बेहतर तैयारी के लिए डेली रात 8 बजे आपको दमदारी के साथ जुड़ना है मेरे भाई, मैं आपको तब दमदारी के साथ बता रहा हूं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ब्लड। मैं रक्त की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मानव शरीर में अगर रक्त की बात करें, रक्त की मात्रा कितनी होती है? रक्त होता है जो 7 से लगभग 5 से 6 लीटर तुम्हारा रक्त होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त का किस में मापा जाता है? हीमोग्लोबिन में मापा जाता है, जो कि लगभग 10 ग्राम से लेके 14 ग्राम तक नॉर्मली होता है। और जो रक्त होता है, रक्त में तुम्हारे आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति बाबू क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। कभी पूछा जाए कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, तो ये क्षारीय होती है। किस कारण तुम्हारा लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लेटलेट्स नहीं होगा, हीमोग्लोबिन होगा। यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु की अवस्था क्या कहलाएगी? मैंने कहा एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु है, बहुत कायदे में समझना, एक वस्तु है, ये ऐसे एक वस्तु है, एक लगातार गति से चल रही, मैंने कहा 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, मैंने उस पर कोई बल नहीं लगाया। और जब वस्तु पे हमने कोई बल नहीं लगाया तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर वो चल रही है तो उसी वेग से चलती है, इस वेग से चलती, मतलब उसका वेग समान रहेगा, वेग में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो रुकी हुई है तो बल नहीं लगाया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई विराम या समान वेग से चलेगी, तो सिंपल सी बात है बी ऑप्शन के साथ।
ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, पीएच का मान 7 से कम होने पर बिलियन कैसा होगा? 1 बिलियन है जिसका पीएच मान 7 से कम है। लैंग्वेज को समझो, 1 बिलियन है जिसका पीएच मान 7 से कैसा है? कम है। 1 बिलियन है जिसका पीएच मान 7 से कम है। 1 बिलियन है जिसका पीएच मान, मैंने बताया था ये 7 से शुरू होता है मेरे भाई, 7 नंबर पे ये अम्लीय होता है, 7 नंबर पे ये अम्लीय, 7 से कम में, सॉरी क्या मैंने आपको बता दिया, माफी चाहूंगा मैं आपसे, बड़ी माफी चाहूंगा। 7 नंबर पे तुम्हारा उदासीन होता है, 7 नंबर से कम होगा, जैसे 6 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, तो ये अम्लीय हो जाएगा। कैसा सर हो जाएगा? ये अम्लीय। और अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमको 8 नंबर मिलेगा, हमको 9 नंबर मिलेगा, हमको 10 मिलेगा, तो सर ये तुम्हारा क्षारीय हो जाएगा। ये बोलो कैसा हो जाएगा? हेलो ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा क्षारीय हो जाएगा, पक्का है ना? ये कैसा हो जाएगा? तुम्हारा क्षारीय। तो बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर ये तुम्हारा अम्लीय हो जाता, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, और साथियों मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि आर्मी अग्निवीर की बेहतर तैयारी के लिए या वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको दिया है। क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ डेली रात के 8 बजे, मैं फिर समझा रहा हूं, डेली रात के 8 बजे डेली आप लोग क्लासेस लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और साथ ही साथ हम लोग साइंस के क्वेश्चन इसमें करते हैं। दमदारी के साथ हम लोगों की प्रैक्टिस होती है। डेली रात के 8 बजे आप जुड़ जाया करो, क्लियर है ना? तो साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। कल मिलते हैं सेम टाइम रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।